हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है हिस्ट्री की। बेसिकली हम लोग उसी पर आपका बात करेंगे। तो हमारा इसमें आपका 2 लेक्चर हो चुके थे और चैप्टर नंबर 7 है देसी जनता, यानी कि जो देसी जनता का मतलब है जो भारतीय जनता है को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। असल में जब ब्रिटिश लोग भारत में आए और भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत के लोगों को अगर हम लोग समझना चाहते हैं, यहाँ पर अगर हमको शासन करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ के लोगों को समझना होगा, उनके व्यवहार, उनके कानून को समझना होगा। इसलिए उनके कानून को समझने के लिए हमें जो उनके धार्मिक ग्रंथ है और जो भी उनकी पुस्तक हैं, जो बुक है उनकी, वो जिनको मानते हैं, उन सबको हमको पढ़ना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, ताकि हम इसको समझ सकें और चल सकें। उसी को हमने कहा प्राच्यवाद। क्या कहा? प्राच्यवाद हमने रूप में कहा। क्लियर है? इसी तरीके से किस तरीके से हमने प्राच्यवाद को समझने का प्रयास किया कि क्या था आपका प्राच्यवाद, किस थ्योरी को लेकर चला, ये हमने सब जानने का, देखने का प्रयास किया था प्राच्यवाद में। क्लियर है? जीआईसी चाफी, बहुत अच्छे, शाबाश। कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए बेटा। आप थोड़े से आगे आइए, थोड़े से आगे आइए आप, ताकि आपका चेहरा सब बच्चों को दिखाई दे। बहुत बढ़िया, बस बस बस। आप माइक को मुंह के पास रखना और आपका धीरे धीरे पढ़ना ताकि सबको आवाज अच्छी आए। ठीक है बेटा, शुरू करें? चलिए। अंग्रेज शिक्षा को देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे हैं और इस शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले प्रविष्ट हुए हैं। इस पड़ताल को दोहराने हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीय के ब्रिटिश विचारों पर किसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए, भारतीय को कैसे पढ़ाया जाएगा। सन 1728 में जेम्स नाम के एक चंद खत आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए संप्रभुत्व को कल्ट में जूनियर जज के तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जेम्स एक भाषाविद थे। उन्होंने राष्ट्र में ग्रीस और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने का आंवला फारसी में सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटे संस्कृत विद्यार्थियों के साथ बैठकर उनके संस्कृत के वामृतिका, उसकी व्याकरण और संस्कृत वायमों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, तकनीकी, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जैसे पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे ही दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टाइम्स के ऑल बुक्स और नेथनियल अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे।
हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जेम्स एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक चिरस्क नामक शोक पत्रिका शासन शुरू किया। जेम्स और होलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों को प्राचीन संस्कृत के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनके मानने था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उसकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिए गए महाप्रविष्ट और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार के कानून को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पूर्ण अध्ययन से भारत के भावी विकास आधार पर पैदा सकता था। इस तरह जेम्स ने दोनों प्राचीन ग्रंथों को मिलने की उनकी भाषा के अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोग तक अपने नतीजे बैठ जाइए, शाबाश, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो मन लगा रहेगा। कम से कम दो चीज होंगी, रीडिंग हैबिट अच्छी बन जाएगी, दूसरे बात जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और जो हम गलतियां करते हैं छोटी मोटी हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? उनको समझते भी चलेंगे। क्लियर है? ये हमको ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम यही वापस ध्यान देते हैं, बड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे? जो अंग्रेजी शिक्षा आई अब हमारे लिए तो नई है। मान लीजिए मैं आपको फ्रेंच पढ़ाना शुरू कर दूं, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये पता नहीं कौन सी भाषा है, मेरे को समझ आ नहीं रही, तो मैं समझने में दिक्कत होगी ना। तो ऐसे ही जब नई भाषा आ रही है, नई लैंग्वेज आ रही है, तो उसको समझने थोड़ा सा हम लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम उसके प्रति अभ्यास नहीं होते, हमने कभी देखी समझी नहीं होती है, तो हिचकिचाहट हमारी बनना लाजमी है। आइए सबसे पहले हम इस बात को ध्यान दें, क्या करना है हमको? सबसे पहले हमको कुछ चीजों पर ध्यान देना, कि हम कुछ चीजों पर ध्यान दें ताकि उनको पढ़ सकें और उनको समझ सकें। ठीक, कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे हैं। क्लियर है? ये हमको देखना है कि अंग्रेज जो है वो क्या सोच रहे हैं, ये हमको देखना है, ये हमको समझना है। चलिए पहले एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर एक बार समझते हैं आगे। देख लिया? तो शिक्षा के जो विचार हम आज सहज और सामान्य हमको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, वो पिछले 200 वर्ष में किस प्रकार विकसित हुए हैं, ये हमको देखना है कि पिछले 200 साल आपके कैसे रहे हैं, कैसे वो आपको डेवलप हुए हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारत ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी है, इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह से विकसित हुए। भाई कोई चीज आप नई जगह जा रहे हो, आप वहां की संस्कृति को, वहां की शिक्षा को पढ़ना चाह रहे हो, तो वो आपका बेसिकली डेवलप कैसे हुआ, कैसे कुछ हो रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग पढ़ने का, जानने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है? देख लिया इतना? आगे बढ़ जाए, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद मतलब जो हमारा प्राचीन रूप से जो हमारी संस्कृति चल रही है, जो हमारा पढ़ाई का पैटर्न चल रहा है, हम उसको वैसे ही रखें। देखिए पहले हमारे संस्कृत चलती थी, हम संस्कृत को ही पढ़ें, आज हम क्यों पढ़ रहे हैं अंग्रेजी?
क्लियर है? ये आधुनिक शिक्षा का विकास है। वैसे क्या है? प्राचीन। दूसरा आप ध्यान दीजिए इसमें साथ ही में कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अंग्रेज बड़े समर्थक थे कि जो इनकी शिक्षा और परंपरा है उसी को आगे बढ़ाया जाए और जो कानून है वो भी उसी में बनाए जाए ताकि लोग उनको समझ सकें। क्लियर है? 1783 में एक व्यक्ति हैं विलियम जोन्स, बड़ा योगदान माना जाता है। और विलियम जोन्स भारत में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपका उस जमाने में कहा था? कलकत्ता में था। क्लियर है? और सुप्रीम कोर्ट में क्या आए थे? जूनियर जज आए थे। जज होते हैं ना, सीनियर, अपर, लोअर जज होते हैं। आप लोग देखो क्रिमिनल के, सिविल के जज आपको मिलेंगे। जब आप लोग बड़े होकर कोई आप में से बच्चा आपका जज बनेगा तो बड़े अच्छे से आप लोग उनको समझ सकते हो कि क्या कुछ है। क्लियर है? और कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी था। कैसा था? भाषाविद। कि किस तरह को वो जानता है कि चीजों की चीजें हैं, इन सब चीजों में उन्हें ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रीक और लैटिन दो अलग अलग भाषाओं की चीज है, उनका उन्होंने अध्ययन किया भाषाओं का। ठीक है? और उन्होंने फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे। कितनी अच्छी बात है कि उनको भाषाओं का बड़ा अच्छा ज्ञान था। क्लियर है? आज भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी भाषा सीखते हैं। क्लियर है? कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने खुद ऐसे देखे जिनके पास 10 लैंग्वेज इनको आती है। यकीन मानिए आप। चलिए, अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के लिए के अलावा फारसी भी सीखते रहे। अब देखिए, इतनी भाषा जानते थे। विलियम जोन्स ने अरबी भी सीखी, फारसी भी सीखी और कलकत्ता में इन्होंने क्या काम किया? आने के बाद रोजाना घंटों बैठकर उन्होंने संस्कृत सीखी। सोच के देखिए, हम संस्कृत पढ़ने को तैयार नहीं है, 200 साल पहले अंग्रेज संस्कृत पढ़ रहे थे। कितनी बड़ी बात है। तो हमको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, पार्ट टाइम हमको पढ़ लेना चाहिए ताकि चीजें रहें। क्लियर है? ठीक, ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ जाते हैं। उनकी बारीकी, उनकी व्याख्या और संख्या काव्यों का अध्ययन हम लगाते हैं। कुछ ही समय में कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिक, गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान की भारतीय परम पुस्तकों का अध्ययन करें। विलियम जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर उनके जैसे दिलचस्पी रखते थे। कुछ लोगों को था, जिस तरह से विलियम जोन्स सोचते थे कि यहाँ की संस्कृति को पढ़ना चाहिए, कि भाषाओं को सीखना चाहिए क्योंकि हमको यहाँ रहना है, तो कुछ लोग सोचते थे क्यों ना हम काम करें ऐसे, लेकिन कुछ लोग नहीं सोचते थे। तो कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अफसर उनके भी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलंब्रू और नेथोलियन हेड्स भारतीय भाषाओं को सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। चीजों को पढ़ा, उनको ट्रांसलेट किया, रीजनल उनको चेंज किया और उनको पढ़ रहे थे। मान लीजिए कोई भारत की बड़ी फेमस बुक है, जैसे रामचरितमानस हो गया, रामायण होगी, श्रीमद् भगवत गीता होगी, उन सबको उन्होंने आपका ट्रांसलेट किया। संस्कृत में थे तो उनको अंग्रेजी में किया, फारसी में थी मतलब कुछ और भाषाओं में थी, फारसी वगैरह में, तो उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास करने लगे। अब ये विरासत ही है जो हमें हमारे पुरखों से मिली है, हमने संजो कर रखी और ऐसी चली आ रही है। ये क्या है? ये हमारी विरासत ही तो है। तो इस विरासत को उन्हें समझने का प्रयास किया और इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। चलिए, देख लिया हमने। एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्र का प्रसारण शुरू हुआ। अब ये लोग, इन लोगों ने क्या किया? जब आप जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो चुकी है 1784 में। कहां पर? बंगाल में। बंगाल में कलकत्ता में शुरू हुई है और उनका एक रिसर्च पेपर आया, इसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। क्लियर है? जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। अब देखिए, जोन्स भी भारत की संस्कृति को बड़ा रेस्पेक्ट करते थे और कोलब्रुक भी क्या करते थे? जो भारत की संस्कृति थी उसके प्रति भी वो बड़ा अच्छा रुख रखते थे अपना। क्लियर है? देखिए, वे दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। कह रहे जो प्राचीन समय था, जो एंशिएंट टाइम था, अगर आप एंशिएंट टाइम में देखोगे जो उसकी वैभवता थी, जो उसकी भव्यता थी, वो क्या थी? अपने शिखर पर। शिखर का मतलब होता है टॉप मोस्ट बिंदु पर थी, हाईएस्ट पॉइंट पे थी। परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए
प्राचीन काल में लिखे गए वहां के पवित्र और कानून ग्रंथ खोजना समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था हिंदुओं और मुसलमानों को असली विचार और कानून के इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। रचनाओं को पुनः अध्ययन करने से ही भारत में भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। क्या होगा? ये सारे भावी विकास हैं जो आपके पैदा होंगे, हमको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए। किस तरह से? जब हम अपनी प्राचीन संस्कृति को पढ़ेंगे, प्राचीन संस्कृति का हम लोग अध्ययन करेंगे, तभी ये संभव है। क्लियर है? आगे बढ़े। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक ने दोनों ने प्राचीन ग्रंथों को ढूंढना और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि परियोजना न केवल अंग्रेजों को बल्कि भारतीय संस्कृति को सीखने में मदद देगी, भारतीयों को अपनी विरासत को दोबारा समझने, अतीत को पुनः लुप्त हुए वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक, मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। किसकी? अभिभावक की भी भूमिका निभा रहे थे और वो मालिक की भी भूमिका निभा रहे थे। क्लियर है? अगर कोई आपकी संस्कृति का संरक्षक है तो अभिभावक है वो आपका। मालिक कैसे है? वो आपकी विरासत को संभाल के रख रहे हैं, तो वो मालिक है तो विरासत को संभालता है ना। उसी प्रकार ये सब लोग उस विरासत को संभाल रहे थे, उस विरासत को देख रहे थे। आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार। चलिए तो एक बार थोड़ा पीछे देख लेंगे, क्या कुछ रहा है, कैसा कुछ इतिहास है, इसको समझने और जानने की पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस किस प्रकार है, इनको आप समझेंगे तो चीजें बड़ी सरल और आसान हो जाएंगी। क्लियर है? ध्यान रहे इतना। देख लिया? पीछे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब देखिए, ये बैठे हैं विलियम जोन्स, और ये क्या कर रहे हैं? विलियम जोन्स फारसी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? फारसी। आज के जमाने में अगर कोई आपको भाषा सीखने के लिए बोल दे तो आप कह रहे भाई दो ही भाषा बहुत अच्छी आती है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। क्लियर है? आम रूप से दो ही भाषा है। कहीं कहीं पर अगर आपका लोकल रीजनल है तो वहाँ के तीन भाषा हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति गढ़वाली बोल सकता है, हिंदी और इंग्लिश तीनों बोल सकता है। कोई और क्षेत्र में रह लिया पंजाब में, तो अगर मान लो कोई पहाड़ी व्यक्ति, तो वो व्यक्ति गढ़वाली बोल लेगा, पंजाबी बोल लेगा, इंग्लिश और हिंदी। तो इस तरीके से लैंग्वेज वेरिएशन बढ़ता चला जाता है। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो कैसे सीख रहे हैं, कहां से शुरू हुई प्राच्यवाद की संस्कृति, प्राच्यवाद का वाद क्या हुआ, किस प्रकार है, आप इनको थोड़ा देखिए और समझिए। चलिए देख लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।